और अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट की नई इमारत के इफ्तिताह को लेकर अपोजिशन पार्टियां मरकजी हुकूमत पर मुसलसल निशाना साधे हुए हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ जमातों का कहना है कि पार्लियामेंट की नई इमारत का इफ्तिताह सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को करना चाहिए। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी की टीएमसी, कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी समेत 19 पार्टियों ने इफ्तिताही तकरीब का बायकॉट करने का ऐलान कर दिया है। अगरचे कई और भी अपोजिशन पार्टियां हैं जो इफ्तिताही प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। दूसरी तरफ आज मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने दीगर वज़रा के साथ मीडिया से बात करते हुए कहा कि 28 मई को नई इमारत का इफ्तिताह होगा, जिसके लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इफ्तिताही तकरीब के लिए दावतनामे भी भेजे जा रहे हैं। वहीं उन्होंने अपोजिशन के बायकॉट पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ जमातें दोबारा अपने फैसले पर गौर व खौज करें। अमित शाह का कहना है कि यह ठीक नहीं है कि हर मामले पर सियासत हो। काबिल जिक्र है कि मुल्क की लगभग 19 जमातों ने इफ्तिताही तकरीब का हिस्सा नहीं बनने का ऐलान किया है और यह तादाद मुसलसल बढ़ती ही जा रही है। सबसे पहले अमित शाह समेत हुक्मरान जमात की वज़रा को सुनते हैं, जिन्होंने अपोजिशन के फैसले पर एतराज जताया है। मैंने पहले ही किया कि राजनीति को इसके साथ मत जुड़िए। एक बड़ी भावात्मक प्रक्रिया हमारी पुरानी परंपराओं से नए भारत को जोड़ने की, इसको इतने ही सीमित अर्थ में देखना चाहिए। राजनीति अपनी जगह पे चलती है और सब अपनी अपनी क्षमता से, सोचने की क्षमता के अनुसार रिएक्शन भी देते हैं और काम भी करते हैं। निराधार बहस विपक्ष की ओर से उठाने का प्रयास किया जा रहा है और ऐसा भी नहीं है कि इनके शासनकाल में इस तरह के उद्घाटन नहीं हुए इनके प्रधानमंत्रियों द्वारा। Oppose the construction of Parliament House at the first place, and they never thought that Prime Minister is going to, the construction of the Parliament building will be completed so soon. So everything has happened like a bouncer for the opposition. So just to save their face, they are enacting a drama of boycott. But the point remains, they never supported the project. From the day one they have opposed it. And probably Parliament House will be open on the day associated with Bir Savarkar. That might be another reason for them to oppose the or boycott the function. So I am sure that this is just a drama. They never supported the project. विरोधाभास के लिए विरोध करें, शायद उनको अपने अंतरात्मा में झांकना चाहिए। The very fact today that a new parliament building in record time has been built by this government under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, and the very fact that even in past governments you have seen earlier prime ministers who have either inaugurated or laid foundation stones before. I think at this point of time, if this is the pettiness with which parties will be thinking, I do not think that that is the right way to go. President is the head of the head of the nation. Along with the head of the nation, the president is the integral part of the Parliament of India also. Now we are very much proud of, you people are everybody telling, every time telling that we are proud of a women tribal president. The way in which you undermine the President of India, the first woman tribal president of India, where is the justification? You are violating the constitutional principles. We are violating the protocols. You are violating the customs. That is why we, Congress party, discuss with all other like-minded political parties. I am very happy to say that, including TMC, Aam Aadmi Party, all are, including BRS also. They are all in agreement with these sentiments, boycotting the inaugural function. एम्बलम का इनॉग्रेशन हुआ, उस वक्त भी वजीर आजम और प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए, स्पीकर साहब पीछे खड़े। उस वक्त भी मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा था गलत हो रहा है। आज भी मैं कह रहा हूं कि इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है। लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट है, पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट है एग्जीक्यूटिव से, जो प्रधानमंत्री है। पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट है जुडिशरी से, जो सीजीआई हेड करते हैं उसको।
तो इसीलिए हम इसका अपोज कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को, वजीर आजम मोदी को इस नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का इनॉग्रेशन नहीं करना चाहिए। कि ये जो संवैधानिक व्यवस्था है पार्लियामेंट को लेकर के, जहां महामहिम को, माननीय राष्ट्रपति महोदया को ये इनॉग्रेशन करना चाहिए था, क्योंकि ये परंपरा के अनुकूल होता, रवायतों के अनुकूल होता, संविधान सर्वोपरि है इस भावना की पुष्टि होती। लेकिन प्रधानमंत्री जी की अपनी चॉइस है, कहाँ सुनते हैं लोगों की। अंततः सारे विपक्ष ने यह निर्णय लिया कि एक संदेश दिया जाए, ताकि आज से 20 बरस बाद, 25 बरस बाद, 50 बरस बाद जब ये इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा, तो ये लोग इस बात की तस्दीक करेंगे कि विपक्ष के अधिकांश दलों ने, बल्कि कई क्यों अधिकांश दलों ने इस बात के पक्ष में अपनी राय रखी कि संविधान सर्वोपरि होता है। कोई भी ऐसी चीज ना हो जिससे महामहिम राष्ट्रपति जी के मान में कोई कमी आए। यही अभी भी मैं आग्रह करूंगा प्रधानमंत्री जी से कि इसमें कोर्स करेक्शन की बेहद आवश्यकता है। इतिहास सब कुछ स्मरण करेगा। पहला सेशन हम लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति जी जो हैं उनसे जो है उद्घाटन कराना चाहिए था, क्योंकि पार्लियामेंट के जो हेड होते हैं एक तरह से वो राष्ट्रपति ही होते हैं, और उनसे ना करा करके ये कहीं ना कहीं से राष्ट्रपति जी का अपमान जो है वो किया जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि पहला जो सेशन जो है, जो उद्घाटन जो भी हो रहा है, इसका सभी विपक्ष के दल मिल करके जो है बॉयकॉट करें। आगे बढ़ते मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने बताया है कि सेनेगल यानी राजदंड को नए पार्लियामेंट हाउस में रखा जाएगा। ये वही सेनेगल है जो आजादी के वक्त जवाहरलाल नेहरू के हवाले किया गया था। ये सेनेगल सबसे पहले हिंदुस्तान में चोल बादशाहों ने इक़्तिदार की मुंतकली में इस्तेमाल किया था। अब ये सेनेगल नए पार्लियामेंट हाउस में स्पीकर की कुर्सी के करीब नस्ब किया जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस सेनेगल को कबूल करेंगे, जो हमारी तहजीब से जुड़ी एक अहम चीज है। ये रिपोर्ट देखिए। नए संसद भवन यानी सेंट्रल विस्टा में सेंगोल लगाया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी जानकारी दी। अमित शाह ने बताया कि संसद भवन के उद्घाटन के साथ ही एक ऐतिहासिक परंपरा भी पुनर्जीवित होगी। इसी परंपरा को सेंगोल कहा जाता है। इसका अर्थ है संपदा से संपन्न। नए संसद भवन में इसे स्पीकर के आसन के पास स्थापित किया जाएगा। संसद भवन में जिस सेंगोल की स्थापना होगी उसके शीर्ष पर नंदी विराजमान है। सेंगोल का इतिहास काफी पुराना है। 14 अगस्त 1947 में जब भारत की सत्ता का हस्तांतरण हुआ तो वो इसी सेंगोल द्वारा हुआ था। एक तरह कहा जाए तो सेंगोल भारत की आजादी का प्रतीक है। उस समय सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था। सेंगोल जिसको प्राप्त होता है, इसके पास से न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन की अपेक्षा रखी जाती है, और एक प्रकार से न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन करने का आदेश उसको मिलता है, जिसे तमिल में आणाई कहते हैं। और इस सेंगोल को प्राप्त करने की घटना को आजादी के समय विश्व भर के मीडिया ने इसका जिक्र भी किया है, इस पर वृत्तांत भी प्रकट किए हैं। टाइम मैगजीन ने बहुत ज्यादा ग्राफिक्स के साथ इसको रिपोर्ट किया। भारत के भी सभी अखबारों ने इसको यथोचित सम्मान दिया था। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सेंगोल का इतिहास इतना पुराना है, लेकिन इसके बावजूद देश के अधिकांश नागरिकों को इसकी जानकारी नहीं है। सेंगोल ने हमारे इतिहास में एक अहम भूमिका निभाई थी। इसकी जानकारी पीएम मोदी को मिली तो उन्होंने गहन जांच करवाई। फिर निर्णय लिया गया कि इसे देश के सामने रखा जाना चाहिए, और फिर ये तय किया गया कि इसे सेंट्रल विस्टा में स्थापित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने बुध के रोज महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला और शिवसेना के उद्धव साहब ठाकरे धड़े के लीडर
उद्धव ठाकरे से मुंबई में उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हुकूमत पर मरकजी हुकूमत के ऑर्डिनेंस के मामले पर आम आदमी पार्टी की लड़ाई में शिवसेना की हिमायत मांगी है। इस मुलाकात के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा है कि जो लोग मुल्क से जमहूरियत को हटाना चाहते हैं, मुझे लगता है कि उन्हें जमहूरियत मुखालिफ बोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सब यहां मुल्क को बचाने के लिए एकजुट हुए हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने हमसे वादा किया है कि वो पार्लियामेंट में हमारी हिमायत करेंगे और अगर ये ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट में पास नहीं होता है तो मोदी हुकूमत साल 2024 में दोबारा इख्तिदार में नहीं आएगी। तंत्र में सबसे ज्यादा महत्व जो भी लोक प्रतिनिधि होते हैं उनका होना चाहिए। और आप मतलब अरविंद जी भी है और आप पार्टी भी है, सरकार भी दिल्ली की है। उनके मैं साइड से नहीं कहता कि, लेकिन उनके बारे में जो सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया है वो एक प्रजातंत्र के लिए आवश्यक था, लेकिन उसके खिलाफ केंद्र सरकार ने काय म्हणे त्याला वटहुकूम अध्यादेश लाया। तो ये कौन सा जनतंत्र है? ये तो लोगों ने चुने हुए प्रतिनिधि है, अपने लोग हैं, अपना प्रतिनिधि उन्होंने चुना है, तो उनको कुछ अधिकार होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। तो फिर शायद ऐसे भी दिन आ जाएंगे कि राज्य में, स्टेट में इलेक्शन ही नहीं हो जाएंगे, सिर्फ केंद्र में इलेक्शन हो जाएंगे। वो भी इलेक्शन 2024 तक होने की संभावना है। उसके बाद जनता जो फैसला करेगी वो जनता, इसलिए हम उनको नींद से जगाने के लिए एक साथ आए हैं। ये ऑर्डिनेंस क्या है? ये ऑर्डिनेंस ये है कि सुप्रीम कोर्ट की हिम्मत कैसे हो गई हमारे खिलाफ आदेश देने की, हम देखते हैं। तो ये अहंकार का नतीजा है। अहंकार के अंदर जब आदमी आ जाता है तो फिर कुछ नहीं बचता है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ शिवसेना का, उद्धव जी का, कि उन्होंने दिल्ली के लोगों का आज साथ दिया। ये लड़ाई दिल्ली की नहीं है, ये लड़ाई पूरे देश के अंदर संविधान की है, जनतंत्र की है, फेडरलिज्म की है। जिस तरह से सारी देश के अंदर सरकारों को परेशान किया जा रहा है, सीबीआई और ईडी का डर दिखा के सरकारें तोड़ी जा रही हैं गवर्नर्स के जरिए। आपको जान के ताज्जुब होगा, पंजाब के अंदर इस बार बजट सेशन नहीं बुलाने दिया गवर्नर ने। गवर्नर ने कहा बजट सेशन नहीं होगा। आप सोच सकते हैं, बजट सेशन की अनुमति नहीं दी गवर्नर ने। इनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेके आए कि बजट सेशन होगा, तब बजट सेशन हुआ। तो ये तो जनतंत्र ही नहीं बचेगा। फिर चुनाव क्यों कराते हो? फिर तो एक प्रधानमंत्री और 31 गवर्नर बैठ के अपना देश चला लें। फिर कोई मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं, कोई कैबिनेट की जरूरत नहीं, कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जरूरत नहीं। इसको हम सबको मिलकर लड़ना होगा। ये केवल दिल्ली की लड़ाई नहीं है। और शिवसेना ने हमें प्रॉमिस किया है कि जब ये संसद में बिल आएगा तो संसद में इसके खिलाफ दिल्ली वालों का समर्थन करेंगे। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद में फिर आपका स्वागत है। न्यूज के लिए आप देख रहे हैं देश प्रदेश। दिल्ली के जंतर मंतर पर 1 माह से ज्यादा अरसे से धरना देने वाले पहलवानों में से एक साक्षी मलिक ने रेसलिंग फेडरेशन के सदस्य ब्रजभूषण शरण सिंह को निशाना बनाया है। ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक ने कहा है कि लड़कियों का इस्तेहसाल करने वाला शख्स एसी में आराम से सोता है, लेकिन हम सड़क पर इंसाफ की भीख मांग रहे हैं। काबिल जिक्र है कि कई रेसलिंग पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर जिनसी इस्तेहसाल का इल्जाम लगाया है और इनकी गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए एहतजाज कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदर ब्रजभूषण शरण सिंह ने गोंडा में मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि पुलिस ने उनके खिलाफ दर्ज 2 मुकदमात में 2 बार उनसे पूछताछ की है। उन्होंने कहा कि जब कभी पुलिस पूछताछ के लिए बुलाएगी मैं जाऊंगा। ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक बार फिर पहलवानों के नार्को टेस्ट का मामला उठाया और कहा कि मेरा मानना है कि ये खिलाड़ी खुद नहीं बैठे हैं, इन्हें बिठाया गया है। इन्होंने कहा कि मेरा और खिलाड़ियों दोनों का नार्को टेस्ट होना चाहिए। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की पार्लियामेंट रुकनीयत खत्म होने के बाद उनके डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की हैसियत खत्म हो चुकी है और राहुल गांधी ने नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है। राहुल के खिलाफ बाज मुकदमात की वजह से इन्हें नए पासपोर्ट के लिए एनओसी की जरूरत है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल के नए पासपोर्ट की मुखालफत कर दी है। डॉक्टर सुब्रमण्यम ने कहा है कि राहुल के खिलाफ बाज मुकदमा जेर दौरा हैं, लिहाजा इस मामले में तमाम पहलुओं पर गौर करने के बाद ही इसकी इजाजत दी जाए। आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में समाअत हुई है। अगली समाअत 26 मई तक के लिए मुलतवी कर दी गई है।
जो राहुल गांधी ने जो याचिका पेश की है कि वो अब उनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ना होने के कारण उसकी जो अहम पासपोर्ट है, जिसको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट कहते हैं, लाल रंग का होता है, वो ना होने के कारण वो नया पासपोर्ट की मांग कर रहे हैं। परंतु उसमें अड़चन है कि मेरा जो नेशनल हेराल्ड केस है उसमें उनको जो अंकुश लगी है उसके अनुसार इस पर विचार होना पड़ेगा कि उनको पासपोर्ट दिया जाए या ना दी जाए। जब एमपी थे तो आसानी से मिलती थी, अब वो एमपी नहीं है तो इस पर विचार होनी है। राहुल गांधी की वकीलों के तरफ से था कि आज ही करना है क्योंकि वो विदेश जाने के लिए तैयारी करनी है इत्यादि। मैंने कहा ये जो जा रहे हैं वो कोई बड़ी अहम चीज़ नहीं है, मैंने उसका खंडन किया। परंतु अब न्यायाधीश ने कहा कि वो चाहते हैं कि मैं लिखित में दूं और फिर 26 को बहस करूं। 2000 रुपए के नोटों के चलन से बाहर होने के ऐलान के बाद से अब भी लोगों के जहन में कई शकूक और शुबहात हैं। इसी को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि 2000 रुपए के नोटों को वापस लेने का अमल बगैर किसी रुकावट के मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आरबीआई सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए है। एक प्रोग्राम के दौरान आरबीआई के गवर्नर ने कहा कि पूरा अमल बगैर किसी रुकावट के जारी रहेगा। हमने इस सिलसिले में अपना तजिया किया है। गुज़िश्ता जुमे को आरबीआई ने 2000 रुपए के नोटों को चलन से बाहर करने का ऐलान किया था, जबकि नोटों की वापसी का अमल मंगल से शुरू हुआ है। इन नोटों को 30 सितंबर तक तब्दील या फिर बैंक में जमा किया जा सकता है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तनहा पड़ते जा रहे हैं। उनकी जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मजीद 3 बड़े रहनुमाओं ने पार्टी छोड़ दी है। इनमें साबिक काबीना की वजीर शीरी मजारी, इमरान खान के करीबी साथी फयाज चौहान और चौधरी फवाद हुसैन शामिल हैं। फवाद चौधरी ने पार्टी ओहदे से मुस्तफी होने और इमरान खान से राहें जुदा करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये फैसला किया है कि वो कुछ अरसे के लिए सियासत से वक्फा ले रहे हैं। काबिल जिक्र है कि पाकिस्तान में 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पूरे पाकिस्तान में पुरतशद्दुद वाकयात रूनुमा हुए थे, जिसमें दर्जनों सरकारी इमारतों में तोड़फोड़ की गई थी और कईयों को आग के हवाले कर दिया गया था। इसके बाद से ही हुक्मरान जमात मुसलसल इमरान खान की पार्टी पर इन वाकयात में मुलविस होने का इल्जाम लगा रही है। हालांकि खान ने इसे पार्टी को खत्म करने की साजिश करार दिया है। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि 9 मई को फौजी तनसीबात पर हमलों की वजह से पीटीआई पर पाबंदी लगाने पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तस्दीक किया है कि हुकूमत 9 मई के वाकयात के तनाजुर में पीटीआई पर पाबंदी लगाने पर गौर कर रही है। उन्होंने इस्लामाबाद में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया, लेकिन जायजा जरूर लिया जा रहा है। तो इस बैकग्राउंड में या इस पस मंजर में हम लोग जो है ज़रूर इस बात का जायज़ा ले रहे हैं और लेंगे भी कि इस पार्टी के ऊपर इस जो कुछ 9 मई की हुआ है और जो कुछ प्लानिंग इसने की है हमारी अफवाज को निशाना बनाने की और उनकी जो काबिल फ़ख्र और उनकी अज़मत के निशान हैं, कुर्बानियों के निशान जो हैं, उनकी जो तहकीर की गई है और उनको जिस तरह बर्बाद किया गया और उनको डिफेस किया गया, ये स्पॉन्टेनियस कतई तौर पे नहीं है। कतई तौर पे ये बेसाख्ता नहीं हुआ। कतई तौर पे ये एक प्लान के तहत सब कुछ हो रहा था। इस बैकग्राउंड में इम्कानात हैं और ज़रूर इसका फैसला कोई नहीं हुआ, लेकिन इसका जायज़ा ज़रूर लिया जा रहा है कि पार्टी के ऊपर पाबंदी लगा दी। मध्य प्रदेश के इंतखाबी साल में सियासी पार्टियों के जरिए अपने हरीफ को जेर करने के सभी पैंतरे अख्तियार किए जा रहे हैं। शिवराज सिंह हुकूमत ने ख्वातीन को रागिब करने के लिए लाडली बहना योजना के निफाज और 1000 रुपए माहाना देने का ऐलान किया है। दूसरी जानिब एमपी कांग्रेस यानी मध्य प्रदेश कांग्रेस के सदर कमलनाथ ने सूबे में कांग्रेस की हुकूमत कायम होने पर नारी सम्मान योजना नाफिज करने और ख्वातीन को 1500 रुपए माहाना और 500 रुपए में गैस सिलेंडर मुहैया करने का ऐलान किया है। कमलनाथ के जरिए ऐलान किए जाने के बाद भोपाल से नारी सम्मान योजना को लेकर कांग्रेस के जरिए जहां ख्वातीन से फॉर्म दाखिल करवाने का अमल भी शुरू कर दिया गया है।
अब ये स्वयंभू जो बने बैठे थे कि भावी मुख्यमंत्री हैं, भावी नेता हैं, अवश्यम भावी हैं, मध्य प्रदेश के कांग्रेस की जरूरत है, और खेरा ने इस सब पे पानी फेरा है। अब ये बात उनने स्पष्ट कर दी है, और इसलिए आप ये तय मान के चलिए 26 तारीख की जो बैठक है ना, ये भावी वगैरह सब स्पष्ट हो जाएगा। राहुल गांधी भूले थोड़ी होंगे किस तरह से उनसे 2 लाख के कर्जे का झूठ बुलवाया था मध्य प्रदेश में, और उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कैसी किरकिरी कराई थी कमलनाथ जी। इसलिए कमलनाथ जी को समझ आ जाना चाहिए कि ये जनपद 10 जनपद का इशारा है कि आपको उसने खेरा ने आके पानी फेर दिया है। राहुल जी का क्या उद्देश्य था? राहुल जी का एक ही उद्देश्य था कि देश के अंदर जो नफरत फैलाई जा रही है उसको प्यार में बदला जाए। किसी इंसान में इतनी हिम्मत नहीं होती कि 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा करे सिर्फ इस बात के लिए कि देश के अंदर नफरत को प्यार से बदला जाए। इस देश के अंदर महंगाई को कैसे सुधारा जाए, कैसे उसको खत्म किया जाए। इस देश के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट है उससे कैसे छुटकारा पाया जाए। आते ही कर्नाटक के अंदर सरकार आई, पहले दिन सत्ता में आते ही जो वादे किए थे वो सारे के सारे वादे पूरे कर दिए। भोपाल एमएलए आरिफ मसूद ने बड़ा बयान देते हुए सीएम शिवराज सिंह को अपने हल्का असेंबली से लड़ने का चैलेंज कर दिया है। एमपी कांग्रेस सदर कमलनाथ के जरिए सूबे में कांग्रेस की हुकूमत तश्कील होने पर नारी सम्मान योजना के निफाज का ऐलान किए जाने के बाद भोपाल सेंट्रल सीट से कांग्रेस के जरिए नारी सम्मान योजना के फॉर्म दाखिल करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए भोपाल कांग्रेस एमएलए आरिफ मसूद ने न सिर्फ बीजेपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया, बल्कि उन्होंने सीएम शिवराज सिंह को चैलेंज भी कर दिया। जमात-ए-इस्लामी हिंद ने रियासत कर्नाटक में इक़्तिदार में आई तब्दीली को सेक्युलर ताकतों की जीत करार दिया है। बेंगलुरु में जमात-ए-इस्लामी हिंद के अमीर हल्का डॉक्टर मोहम्मद साद बेलगामी ने कहा कि नई हुकूमत अवाम की तवक्कुआत और उम्मीदों पर खरी उतरेगी, रियासत में अमन और इत्तेहाद को कायम रखेगी। जीत रही है, पॉलिटिकल विक्ट्री तो रही है, मगर इस मुल्क में हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 8-10 साल से खुसूसन और एक लंबे अरसे से यहाँ हिंदुत्व की और एक फैसिस्ट मेंटालिटी को प्रमोट करने की कोशिशें बराबर होती आई हैं। इलेक्टोरली इनको डिफीट किया गया है, मगर समाजी तौर पर, नज़रियाती तौर पर इनको हराने की भी अभी ज़रूरत बाकी है, तो इस तरफ हमें तवज्जो करना चाहिए। और इसी के साथ देश प्रदेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18J के एलिज पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।